नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और टॉपिक चल रहा अपना इस बैच में डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। क्लास नंबर ये है 7 का पार्ट 2 और देखते हैं कि वो कौन से रूल्स है जिनसे हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर साउंड सही आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं। क्लास है अपनी ये डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की और क्लास नंबर ये है 7 का पार्ट 2। उसमें हमने ये सीखा था कि कुछ तो हमने ये देखे थे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना करते हैं। ये कुछ तो हमने क्या देखा था कि सिंगुलर से प्लूरल ये कि कैसे बनता है। एक पॉइंट तो हमने ये देखा था। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, स्टार्ट किया था हमने एक पॉइंट, और वो स्टार्ट किया था कौन सा, अपोस्ट्रोफी वाला। ये हमने एक रूल स्टार्ट किया तो उसके अंदर अपोस्ट्रोफी का, और अपोस्ट्रोफी के रूल को आज हम कर देते हैं एंड, क्योंकि ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा सा उसको ब्रीफ में समझा देता हूं। हमने क्या पढ़ा अब तक ये कि कोई भी जीवित चीज हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, उसके साथ हमने यूज किया था अपोस्ट्रोफी एस का। फिर हमने नंबर 2 पर देखा कि निर्जीव के साथ हम यूज कर रहे थे कौन सा, ऑफ का। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसके एंड में एस आता हो, वर्ड प्लूरल हो और उसके एंड में एस आता हो, उस कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स कॉलेज, जो भी है ऐसे ही हुई है। तो देखिए मैंने कहा यहां पर देखिए गर्ल्स, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये है गर्ल्स हॉस्टल। तो देखिए मैंने कहा ना यहां से ये कि गर्ल्स जो है यहां पर ये देखिएगा प्लूरल है, और अगर प्लूरल है एस से एंड है तो केवल क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि लगातार 2 अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी नहीं किया जाता है। उसको सही कैसे करते हैं वो चीज हम समझ चुके हैं। फिर हमने देखा कि वन ऑफ के बाद में अपोस्ट्रोफी एस का वहां यूज नहीं किया जाता है, उसे सही कैसे करते हैं वो चीज भी हम समझ चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और भी रूल इसके बनते हैं क्या। देखिएगा एक बार, मैंने कहा कि किसी वर्ड का एंड एस से हो और वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन अब बड़ी दिमाग में ये चीज आती है कि अगर एस से एंड ना हो और वो शब्द प्लूरल हो, उस कंडीशन में मुझे अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़े तो मैं कौन सा अपोस्ट्रोफी लगाऊं। ये अब यहां जो पॉइंट है वो अपने पास में ये है कि मैंने कहा कि क्या कि प्लूरल तो है वर्ड, लेकिन उसका जो एंड है वो एस से नहीं है। देखिए मैंने कहा मैन और मैंने कहा यहां है क्लब, ये मैन और ये है यहां पर क्लब, और मैंने कहा इनका मुझे दर्शाना है संबंध। ये मैं कहना ये चाह रहा हूं आदमियों का क्लब ये। तो देखिए मैंने कहा मैन, तो देखिए क्या प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। तो देखिए अगर कोई शब्द लिखेगा आप एक बार ये, अगर कोई शब्द प्लूरल हो और उसका एंड जो है वो एस से ना हो, उसका एंड एस से न हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। मैंने कहा जब कोई वर्ड, जब कोई नाउन अगर प्लूरल है और एस से एंड न हो उसका, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि देखिएगा मैंने कहा मेंस क्लब, ये है जैसे मेरे पास में ये, मैंने कहा वेमन पर्स, तो देखिए वीमन पर्स ये। तो मैंने कहा यहां से वीमन क्या है, प्लूरल है, क्या इसमें एंड में एस आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब हम यूज किसका करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। ये तो रूल ये बना कि क्या अगर कोई भी नाउन है, अगर वो कैसा है, प्लूरल है
उसके एंड में अगर एस है तो हम केवल अपोस्ट्रोफी मतलब कि केवल ऐसा ही लगाएंगे। लेकिन अगर शब्द भी प्लूरल है लेकिन क्या उसका एंड एस से नहीं हो, जैसे मैन है तो एस एस से एंड नहीं है, इसका अर्थ क्या निकला, हम करेंगे इसको केवल अपोस्ट्रोफी एस, तो ये बन जाता है आदमियों का क्लब। ये तो ये बनेगा ऐसे ही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनता है देखिए। हमने 2 क्लास पहले एक पॉइंट देखा था, अगर आपको याद हो, कि शब्द का एंड अगर हो 1 या बड़ी से, अगर किसी शब्द का एंड होता है 1 या बड़ी से, मतलब कि एंड का अर्थ यह है कि इनसे मिले हुए जो शब्द थे वो कितने बनते थे, वो बनते थे दोस्तों टोटल 8 वर्ड। ये इनसे 1 और बड़ी से, थिंग से कितने 4 थे, टोटल कितने थे 12 थे। फिलहाल हम कहते हैं कि 1 और बड़ी वाले कितने वर्ड थे, वो वर्ड थे टोटल कितने कितने थे 8 वर्ड। ये कौन कौन से थे देखिए। मैंने कहा एवरीवन, ये क्वेश्चन यहां से उठता है एग्जाम में ज्यादातर, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। और फिर मैंने कहा बड़ी, बड़ी से कितना बन जाएगा, वही एवरीबडी, और ये बन जाएगा एवरीवन, सॉरी एनीवन, हाँ सही है ये तो, हाँ यहां क्या बन जाएगा एनीबडी, तो मैंने कहा एनीबडी, और ये बन जाएगा यहां से समबडी, और एक बन जाएगा नोबडी। तो ये वर्ड अपने पास में इतने बने थे ये। अब ये है कि इनके साथ मैं अपोस्ट्रोफी का कौन सा यूज करूं, जैसे कि मुझे बोलना होता एवरीवन, एवरीवन और बुक है, उन दोनों का मुझे रिलेशनशिप शो करनी थी, तो मुझे वहां अपोस्ट्रोफी का यूज करना था। बताइए कौन सा लगाऊं मैं, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए, ये चीज हमारी हो चुकी है। ये कौन सा लगाएंगे पता है, ये मैंने कहा 1 और बड़े का यूज किसके लिए करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। व्यक्ति क्या होता है, जीवित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। देखिए मैंने कहा कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो रीजन हम देख ही चुके हैं, कैसे कि ये यूज किसके लिए होते हैं, अपने लिए यूज होते हैं। अपने लिए यूज होते हैं, हम क्या है जीवित हैं, और जीवित है तो जीवित के साथ किसका यूज कर रहे थे आप, अपोस्ट्रोफी एस का ही तो यूज कर रहे थे। ये तो लगा दीजिए ना, ये इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ये इनके साथ किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। ये तो आप लिख लीजिएगा ये कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। रटने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने कहा जब जीवित के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं तो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और बड़े, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये होते हैं अपने लिए। जब अपने लिए यूज होते तो हम क्या है जीवित ही तो है, तो इनके साथ किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। ये लिखिएगा, फिर हम देखते हैं कि कैसे ये। ये 8 वर्ड है और इनके साथ किसका यूज करेंगे हम, अपोस्ट्रोफी एस का। ये कैसे देखिए, जैसे कि मैंने लिखा एवरीवन्स बुक, एवरीवन्स बुक, तो देखिए मैंने कहा कि इसके साथ किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। क्यों करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, जो पहले पॉइंट हो चुका उससे ये परटेन करता है। ये अब एक सेंटेंस आया हुआ जैसे एग्जाम के अंदर, ये जैसे कि द टीचर द टीचर
sad, everybody's business is nobody's business। इसको पूछा था वैसे एरर के रूप में ये। देखिए मैंने कहा ना कि ये वर्ड कितने हो, टोटल 8 वर्ड है हमारे पास में, और इनके साथ हम कौन सा यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, उसका रीजन हमने पता कर ही लिया, मैंने कहा रटने की जरूरत है नहीं इसमें। ये तो एवरीबॉडीज बिजनेस है, किसका यूज करें, अपोस्ट्रोफी एस का। ये नोबडी के साथ में किसका यूज कर रहे हैं, एस का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद घुस जाता है। इंग्लिश की बड़ी समस्या यह है कि इसमें हर वो रूल याद करते हैं और उसमें ऐड होता जाता है एक एक्सेप्शन। ये बड़ी समस्या रहती है इंग्लिश के साथ ये। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा जाना पड़ता है। ये मतलब हद से ज्यादा जाना गलत साबित हो जाता है इसमें ये, हाँ, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा हमें ये। तो मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं ये। कैसे कि अगर इन शब्दों के बाद में, अगर इन शब्द का मतलब समझे, जो टोटल कितने 8 वर्ड थे, अगर इन शब्दों के बाद एल्स का यूज हो, ध्यान रखिएगा किसका, एल्स का यूज हो, तो अपोस्ट्रोफी एस। अगर इन शब्दों के बाद एल्स का यूज हो, एल्स का यूज हो, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज इन शब्दों पर ना करके, देखिएगा एक बार ये मैंने कहा, अगर इन शब्दों के बाद एल्स का यूज हो तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज इन शब्दों पर न करके एल्स पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, एल्स पर किया जाता है। ये तो पूरी लाइन क्या बनेगी आपकी ये, कि अगर इन शब्दों के बाद एल्स का यूज हो तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज इन शब्दों पर ना करके एल्स के साथ किया जाता है। किसके साथ होगा, एल्स के साथ होगा, फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज। ये अब बोले जैसे कि सेंटेंस में बता दो आपको, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है यहां से, ये इसके क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये। जैसे कि आई फॉलो योर एडवाइस एंड नोबडी एल्स। समझ रहे क्या कहना चाह रहा है ये। देखिएगा यहां से कंसेप्ट और निकलेगा ये, और वो आपको एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो सकते हैं उससे, अगर जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ये मैंने कहा आई फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी एडवाइस को फॉलो करता हूं और किसी और के नहीं। देखना है क्या कहना, और किसी और के नहीं। तो समझ रहे हैं ये क्या करता है, यहां कर देता है इसको अपोस्ट्रोफी एस को। ये कहां पर, यहां पर ये नोबडी एल्स, या अपोस्ट्रोफी एस आ रहा, पता इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप, ये कि नोबडी एल्स एडवाइस। इसका अर्थ ये निकल रहा है यहां पर, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी एडवाइस को तो फॉलो करता हूं, बाकी मतलब और किसी और की नहीं, किसी और की सलाह को नहीं, मतलब तुम्हारी एडवाइस को तो फॉलो करता हूं, किसी और की सलाह को नहीं करता ये। तो यहां जो ये अपोस्ट्रोफी नोबडी एल्स ये जो आ रहा है ना, इसका अर्थ पता है क्या निकल रहा है, नोबडी एल्स एडवाइस, ये इसका मीनिंग निकल रहा है ये। तो इस कंडीशन में आप नोबडी के साथ नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे किसके साथ, अपोस्ट्रोफी एस, आप लगाएंगे एल्स के साथ। गलती क्या करेगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, बताऊं क्या करेगा मैं ये, वो क्या करेगा कि इस अपोस्ट्रोफी एस को लगा देगा नोबडी के साथ। नोबडी का मतलब जो वर्ड थे जितने भी, ये सेंटेंस कैसे पूछा जा सकता है, ये इनके साथ लगा देगा, जबकि आएगा किसके साथ में, एल्स के साथ। ये किसके साथ, एल्स के साथ ही। हां, अगर एल्स नहीं होता, अगर एल्स नहीं होता तो उस कंडीशन में आप नोबडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अगर एल्स नहीं है तो, एल्स है तो, अगर एल्स है तो यूज करेंगे किसका, अपोस्ट्रोफी एस का एल्स के साथ, एल्स नहीं है तो नोबडी के साथ यहां यूज हो जाएगा, मतलब कि इन शब्दों के साथ। ये एक अच्छा पॉइंट बनेगा यहां से ये। और एग्जाम में गलती हमेशा बता दूं मैं, 100% चांस यही रहते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
तो वो अपोस्ट्रोफी एस को नो बड़ी वाला जो पोर्शन है, मतलब बड़ी वन वाला जो भी पोर्शन है, इसके साथ ऐड कर देता, जबकि आना किसके साथ चाहिए था, एल्स वाले के साथ आना चाहिए था। ये जो मैं पॉइंट बताता हूं ना आपको, ये गलती क्या कर सकता है, इन चीजों को आप लिख लिया करेंगे याद करने के साथ साथ। ये पॉइंट आपको एहसास जब होगा जब इसकी क्लासें हो जाएगी, थोड़ी सी रेगुलरिटी वो बन नहीं पा रही मेरे से, ये थोड़ी सी आप समझते हैं कि ड्यूटी वगैरह थोड़ी ज्यादा है। अभी मैं जस्ट 15 से 20 मिनट पहले ही आया हूँ ये, और डायरेक्ट बस पढ़ाना पड़ रहा है ये, तो थोड़ा सा अभी सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, वो 7-8 दिन की बात है ये, फिर थोड़ा सा रनिंग में चलेगा ये। तो मैंने कहा कि अपोस्ट्रोफी का यूज तो मैंने बता दिया, लेकिन जो मैं पॉइंट बताता हूं नहीं, इन चीजों को आप स्टार मार्क करते हुए लिख लीजिएगा। अगर आपको ये चीजें पता है, यकीन मानिए आपके एरर जल्दी से जल्दी सोल्व होने लगेगी ये। उसके बाद हम देखते हैं, फिलहाल ये आप लिख लीजिएगा एक बार। अब मैंने कहा देखिए अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, 1 मिनट लगेगी। आप ये मत देखा करो कि यार इससे हमारा टाइम खराब होता है, आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है ये, इससे नुकसान हो सकता है मुझे हो, लेकिन बेनिफिट आपका ही आपका है। मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, मैंने कहा सजीव के साथ सॉरी जो जीवित चीज है उसके साथ किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का, निर्जीव के साथ ऑफ का। लगातार अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते दो नाउन के साथ। फिर चौथा पॉइंट क्या था कि अगर कोई नाउन प्लूरल है और एंड में एस है तो उस कंडीशन में केवल और केवल किसका, इसी का यूज होगा, बाकी और किसी का यूज नहीं होता है। लेकिन क्या कि अगर कोई नाउन प्लूरल तो है, ऐसे एंड नहीं है, उस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। वन ऑफ वाला रूल मैं बता चुका हूं आपको। अब तक हमारे इतने रूल हुए, उससे आगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने आज ये देखा कि एवरी बड़ी, नो बड़ी, नो वन, जितने भी 8 वर्ड है इनके साथ किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। कुछ भी नहीं करना, जो पहला वाला पॉइंट था नहीं है वो यहां पर आ गया, और हमें लगता है कि नया पॉइंट, जबकि नया पॉइंट नहीं था ये। फिर मैंने क्या बताया कि अगर इनके बाद में एल्स का यूज हो तो उस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज आप इन शब्दों के साथ नहीं करेंगे, आप यूज किसके साथ करेंगे, आप यूज करेंगे दोस्तों एल्स के साथ। ये अब तक का हमारा जो मैटर है वो इतना हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर बोले बड़ी समस्या यह आएगी, बोले कि 4 वर्ड और थे, कौन से, वो थिंग वाले। ही देखना एक बार, मैंने कहा वो थिंग वाले जो वर्ड थे 4, ये वो कौन से थे, वो थे एवरीथिंग, मैंने कहा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, और एनीथिंग। एनीथिंग ये। अब बोले इनके साथ किसका यूज करेंगे, कॉमन सेंस लगा लीजिए, आप खुद बता देंगे किसका यूज करना है ये। किसका यूज करेंगे ये। मैंने कहा जब वो 8 वर्ड हमारे लिए यूज होते तो क्या ये हमारे लिए यूज होते, नहीं, ये होते निर्जीव चीजों के लिए। और निर्जीव के साथ किसका यूज कर रहे थे हम यूज कर रहे थे अपोस्ट्रोफी ऑफ का यूज कर रहे थे दोस्तों। ये किसका, अपोस्ट्रोफी ऑफ का। तो मैंने कहा उनके साथ किसका यूज कर रहे थे, अपोस्ट्रोफी ऑफ का, तो इसका मतलब इसके साथ भी किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी ऑफ का यूज करेंगे। तो आप लिखिएगा कि क्या इनके साथ अपोस्ट्रोफी ऑफ का यूज किया जाता है। मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं, ऊपर से पूरा पॉइंट चलता आ रहा है, वहीं से पूरी लाइन बनती है ये। तो मैंने कहा कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लगा दिया इसने, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो मैंने कहा ना कि अपोस्ट्रोफी एस तो यूज कर ही नहीं सकते इनके साथ ये, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सीधा सीधा एक ही, ऑफ का, मतलब कि द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये बन जाएगा ऐसे सही। और निर्जीव है, निर्जीव के साथ जैसा कि हम पहले यूज कर रहे थे ऑफ का, तो ये निर्जीव के लिए यूज होते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि हम ऑफ का ही तो यूज करेंगे यहां पर ये, तो ये रूल यहां से एक और बन जाता है ये। और पूरे पॉइंट को समझते हुए चलना, आप ये सजीव निर्जीव लगातार यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते वो खुद ही बता देता है सेंटेंस ये।
अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको लिखिएगा एक बार ये, और मैं आपको एक रूल नहीं है, मतलब कि वो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। एक सेंटेंस लिखूंगा मैं ये, और वो समझ में आपके आया तो यकीन मानिए बैंक की भी एरर आपसे सोल्व होने लगेंगे। बैंक क्लर्क तक की जो एरर हुआ करती है ये पीओ, हालांकि बैंक की एरर में बताऊं आपको ऐसे से ज्यादा इजी पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि उसमें एक बड़ा सेंटेंस दे देता है ये, और छोटी छोटी गलतियां जो होती है वहां से फाइंड आउट करनी पड़ती है ये। तो देखिए मैंने कहा कि इनके साथ किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी ऑफ का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों नहीं करेंगे, मैंने कहा ऑफ का यूज करेंगे, और अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि क्या ये निर्जीव के लिए यूज होते हैं, तो निर्जीव के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी किसका यूज कर रहे थे, ऑफ का। मतलब ये था ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये ऐसे सही होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं, या यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है अगर यहां तक के पॉइंट में, और जो स्टूडेंट अगर ऑफलाइन के रूप में इसे देखते हैं ये, तो उनको अगर इन पॉइंटों में रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। 2 से 4 दिन तक मैं रिप्लाई थोड़ा दे नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल, और बाकी वैसे मैं रिप्लाई कर दिया करता हूं एंड टू एंड। ये 8005793106 है। जो बच्चे ऑफलाइन के रूप में देखते हैं और इन पॉइंट में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती हो तो आप इनके ऊपर आप मुझे इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं ये। लेकिन हाँ, देखने के बाद ही करना आप ये, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप पीडीएफ देख रहे हो, पीडीएफ से सीधा मुझे यहां से पूछ रहे हैं तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा ये। आपको भले ही मेरा रूड बिहेवियर लगे या कुछ भी लगे ही, अगर आप वीडियो देखते हैं और फिर दिक्कत आती है तो ही आप मुझे मैसेज करके पूछना। ओनली पीडीएफ से देखकर मुझे क्वेश्चन ना पूछे आप सीधा सीधे ये। क्यों? क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है ये वीडियो देखा नहीं, सीधा सर इस वर्ड का ट्रिक क्या होगा। अरे मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं एक एक बच्चे को पर्टिकुलर मैंने नंबर देकर मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे ये, बोले सर इस वर्ड की ट्रिक क्या होगी, तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि मैं आपको एक एक वर्ड की मतलब ऐसे ट्रिक बताऊंगी। अब एक क्लास में अगर 100 वर्ड है तो आप समझते हैं कि 100 में से 95 अगर आपको याद हो रहे हैं और 5 में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वो चीज बनती है एक तरह से वहां पर ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं तो बिना क्लास देख के सर इसके ट्रिक बता दो ये, बाकी तो मैं ट्रिक मतलब याद हो गई, तो ऐसा ना करें आप ही। क्लास देखने के बाद ही कमेंट करके पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा ये। तो मैंने कहा कि थिंग के साथ में मतलब ये 4 वर्ड बनते हैं और इनके साथ यूज कैसे होगा तो वो मैंने आपको यहां बता दिया। अब मैंने कहा कि एक सेंटेंस देखिएगा आप, और मैंने लिखा ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये। मैंने कहा माई प्रॉब्लम इज more difficult than राम। मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा ये, हालांकि मैं ऐसे सेंटेंस आपको जब डिग्री का पोर्शन चलाएंगे नहीं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसमें बताऊंगा ये। लेकिन थोड़ा सा यहां भी एक बार बता देता हूं मैं ये। एक सेंटेंस तो ये है, दूसरा मैंने लिखा माई प्रॉब्लम देन राम्स। आपको ये कमेंट करके बताना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। इन 2 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं ये, दोनों का मीनिंग कुछ अलग अलग निकलेगा ये। नंबर 1 पर जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसका अर्थ ये निकल रहा है, एक बार लिखिए और फिर देखते हैं कि क्या मीनिंग निकलेगा इसका। लिखने के बाद एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ये।
तो मैंने कहा कमेंट सेक्शन शो क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा नंबर 1 पर जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मेरी समस्या, हाँ मेरी समस्या, आप कमेंट अब दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी जो समस्या है वो राम से ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब कि मेरी समस्या, देखिएगा एक बार गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये। मैंने कहा कि मैंने लिखा है एक तो ये चीज कि माई प्रॉब्लम, और एक मैंने लिखा यहां से, ये क्या था, राम था ये, ठीक है। मैंने कहा कि मेरी समस्या, और यहां मैंने लिखा राम। जो मेरी समस्या है वो ज्यादा डिफिकल्ट है किससे? राम से डिफिकल्ट होगी, या मतलब राम की समस्या से होगी ये। एक तो देखो समस्या, मेरी समस्या है, कहते नहीं मेरी समस्या, तुम्हारी समस्या, उसकी समस्या। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी समस्या है ना ये, हाँ, बोले कि राहुल की समस्या से थोड़ी ज्यादा कठिन है, या मेरा जो पेपर है ना ये, देखना एक बार, ये मेरा पेपर राहुल के पेपर से ज्यादा आसान है या ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट है ये। मतलब मेरा पेपर, तो अगले का क्या बोलूंगा, राम का पेपर, राहुल का पेपर, श्याम का पेपर, ऐसे तो बोलूंगा ये। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये मेरा पेपर राम से ज्यादा डिफिकल्ट है? मतलब आप राम को आपने यहां पूरी तरह से बता दिया कि जैसे ये राम है यहां पर, ये इसका मीनिंग तो ये निकला एक तरह से ये कि राम से ज्यादा डिफिकल्ट है मेरी समस्या ये। मतलब आप तुलना जो यहां कर रहे हैं ना, कंपेरिजन, ये वो सही नहीं कर रही है। आपको कैसा बोलना चाहिए था कि राम की जो समस्या है, राम की जो समस्या है ना ये, उनसे ज्यादा तो मेरी समस्या डिफिकल्ट है ये। हम ऐसा ही तो बोलेंगे नहीं है। तो पहले वाले सेंटेंस का तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि राम, केवल राम आ रहा है यहां पर ये, कि राम की जो समस्या है ना उनसे ज्यादा डिफिकल्ट तो मेरी समस्या है ये, राम से ज्यादा ही है, ना कि ये कह रहा है कि राम की समस्या ये, जबकि होना क्या चाहिए था, राम की समस्या ये। तो अब देखिए मैंने कहा कि माई प्रॉब्लम, और यहां जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये राम्स, इसका अर्थ पता है क्या निकल रहा है? इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकल रहा है, और वो क्या, वो ये निकलेगा राम्स प्रॉब्लम। इसका जो मीनिंग है ना ये, आप बोले सर प्रॉब्लम क्यों नहीं लिखा, प्रॉब्लम पहले आ चुका, और एक नाउन की रिपीटेशन को अगर हमें जैसे रोकना है एक तरह से, ये तो रोक रहे हैं ना यहां पर, ये देखना एक बार, ये एक नाउन पहले आ चुका है, इसी के अंदर ये हिडन चीज होती है यहां पर, ये जो राम्स है ना ये, इसी राम्स को मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं राम्स प्रॉब्लम। ये क्या करेगा एग्जाम में, ये ऐसा तो देगा नहीं, और केवल इतना लिख देता है, इतना ही है राम्स ये, और फिर हम ये देखते हैं बोले यार ये क्या चीज आ गई है, जबकि राम्स प्रॉब्लम का अर्थ ही वहां पर वो राम्स है। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि यहां कहीं ना कहीं देखा जाता तो क्या तुलना कर रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, ये किससे, राम की समस्या और मेरी समस्या, इन दोनों के बीच में एक तुलना हो रही है, इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता, और देखिए मैंने कहा शाम्स पेपर is more is easier than राम्स। तो पता है इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि श्याम के जो पेपर है वो राम के पेपर से ज्यादा आसान है। तो यहां जो राम्स ये लिखा है ना मैंने यहां पर, ये इसका मीनिंग क्या निकलेगा, राम्स पेपर। ये अगर मैं अकेला राम लिखता तो क्या सही होता, नहीं होगा सही है,
क्योंकि तुलना जब हम करते हैं तो समान चीजों के बीच में तुलना करनी चाहिए हमें। ये अगर श्याम के पेपर है तो आप राम के पेपर ही लेंगे। मैंने कहा कि जैसे मुझे तुलना करनी है किन किन के बीच में, ये जयपुर के आम ज्यादा अच्छे हैं आगरा से, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये आगरा के आम से, समझ रहे हैं? ये तुलना जो होती है वो सेम चीजों के बीच में होती है। यहां पर फिलहाल हम थोड़ा सा देखेंगे, बाकी का पूरा इसको एक्सपेंड करते हुए जो समझेंगे तो वो समझेंगे हम डिग्री के टॉपिक के अंदर। ये तो मैंने कहा यहां जो जिसे मैंने अपोस्ट्रोफी ए से लगाया ये, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका निकलेगा राम्स प्रॉब्लम। जैसे अभी वो नहीं था सेंटेंस ये, आई फॉलो योर एडवाइस एंड नोबडी एल्स, एल्स के साथ मैंने अपोस्ट्रोफी ए से लगाया था, नहीं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा था? नोबडी एल्स एडवाइस। तो इसका अर्थ भी यहां क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा राम्स प्रॉब्लम। इसका अर्थ क्या निकलेगा? राम्स पेपर। तो जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, अगर मैं अकेला ऐसे कर देता, अकेला मैं राम कर देता, तो ये गलत होता है या सही? जाहिर सी बात है कि गलत होता है, क्योंकि इसका मीनिंग फिर सही नहीं निकलेगा। ये फिर तुलना किससे कर दी? राम से कर दी, जबकि करनी किससे चाहिए थी? राम के पेपर से। ये तो हम क्या करते हैं फिर यहां से अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ये जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और उसको आप देखने की कोशिश करना है एक बार कि वो सेंटेंस जो है, हाँ पहले एक बार इसमें देख लीजिए कि इनमें सही कौन सा है। इनमें जो है 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। ये तो यहां हम यूज किसका कर रहे हैं? अपोस्ट्रोफी एस का। पूरा एक्सपेंड करते हुए जो समझेंगे वो समझेंगे हम किसके अंदर? जब डिग्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब डिग्री से रिलेटेड जो नियम है वो देखेंगे, तो वहां हम इसको पूरा समझेंगे। फिलहाल केवल इतना समझें क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का यहां यूज हम कर रहे थे। ये अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, एक बार देखिएगा कि अगर आपसे होता है तो ये, चाइनाज प्रॉब्लम्स आर however China's problems are however not so serious and awful as इंडिया। ये एक सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि था शायद जो कुछ अमेरिका करते हुए पूछा गया था ये, और ऑब्लिक नो एरर। ये इसमें थोड़ा सा देखेंगे एक बार आप ये, हालांकि पॉइंट हम समझेंगे डिग्री के जब रूल देखेंगे वहां पर ये थोड़ा सा और अच्छा समझ में आता है। ये तो देखिए मैंने कहा कि चाइना की जो समस्याएं हैं वो हाउएवर नॉट सो सीरियस, मतलब वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, इतनी ज्यादा एवफुल नहीं है जितना की इंडिया। अब यहां देखिए आप ये कंपैरिजन करना चाह रहा है ये चाइना के प्रॉब्लम से और इंडिया के प्रॉब्लम से। तो एरर कौन से पार्ट में होगी यहां पर? ये मतलब किस पार्ट में आप एग्जाम में एरर करते ही? एंड एवफुल एज इंडिया नो एरर, या तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, या अगर एरर नहीं है तो आप कर दीजिए डी पार्ट। ही लेकिन हमारी आदत है कि हम एग्जाम में केवल एरर ही निकालते हैं ये, और प्री के एग्जाम में ज्यादा चांस ऐसा ही रहता है कि एरर होती ही है सेंटेंस में। और आजकल तो एरर का एक चीज और बताऊं मैं आपको, रूल अगर नहीं भी आता है, ये थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर होता है तो वो 4 ऑप्शन ही ऐसे बना देता है कि हाँ बोले यहाँ गलती है, भले ही ये दिमाग में ना है कि यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पर एरर है। ये आजकल की एरर जो है अगर आप उठाकर देखेंगे लेटेस्ट पेपरों की तो कुछ ऐसी ही है ये। तो इसमें एरर जो है वो कौन से पार्ट में होगी? या तो ए में होगी, या बी में, या सी में, और या होगी डी के अंदर। अगर डी है तो मतलब कि नो एरर होगी। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, चाइनाज प्रॉब्लम, ये इसकी तुलना किससे होगी? इंडिया की प्रॉब्लम से होगी या इंडिया से होगी? जाहिर सी बात है कि देखो चाइना की, अगर आप चाइना की बात करते केवल चाइना की, तब तो आप इंडिया से कर सकते थे, लेकिन चाइना की प्रॉब्लम्स है तो यहां क्या होगा? यहां इंडिया की प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहां लिख देता हूं क्या? इंडियाज। क्या होगा? इंडियाज। तो यहां पर हो जाएगा, इसका अर्थ अब क्या निकलेगा? इंडियाज
प्रॉब्लम्स। इसका जो मीनिंग है वो निकलेगा इंडियाज प्रॉब्लम्स। ये पूरा जो देखेंगे वो देखेंगे डिग्री वाले रूल में, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार यहां भी हम देख लेते हैं ये। उसके बाद आप लिखिएगा ईच अदर एंड वन एनोदर। ये हम पहले कर चुके हैं, आपको ये याद भी है कि किसका यूज किसके लिए किया जाता है। ये वन एनोदर, ये इनके साथ लिखिएगा कि इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। इनके साथ किसका यूज होगा? अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी पूछा गया है नहीं, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ लेंगे। तो इनके साथ किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दे हैड ईच अदर्स आइडियाज, कि वो एक दूसरे के जो आइडियाज है, जो विचार है, उनसे क्या करते हैं? गणना करते हैं। ये दे हैड ईच अदर्स आइडियाज। तो ध्यान रखिएगा ईच अदर और वन अनदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। हालांकि एग्जाम में पूछा गया है नहीं, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ लेंगे। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा एक बार कि ईच अदर और वन अनदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है द हैड ईच अदर्स, सॉरी हाँ मैंने कहा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और सेंटेंस हमने देखा कि द हैड ईच अदर्स आइडियाज। ही उसके बाद देखिएगा आप कि जैसे कि मैंने लिखा करीम, रूल मत उतारना, एक बार पहले समझिएगा एक बार। ये मैंने लिखा करीम एंड सलीम। बेकरी, मैंने एक पॉइंट तो ये लिखा, और दूसरा मैंने लिखा करीम्स एंड सलीम्स पेन। दो सेंटेंस में यहां लिखना चाह रहा हूं। ये एक ये है और एक सेंटेंस ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ये अब देखिए कि क्या एक नंबर गलत है या दो नंबर गलत है या दोनों सही है, हमें ये चीज समझनी है। यहां पर ये हमने पहले एक रूल देखा था कि लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज तो हम नहीं करते। तो क्या यहां पर ऐसा है किसी सेंटेंस में? इसमें है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए क्या आ रहा है, बीच में आ रहा एंड, एंड आ रहा है। इसका मतलब ये लगातार नहीं है, इनमें गैप हो चुका है ये। तो अब देखिए जब कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और उनका किसी चीज से जब हम संबंध बताते हैं ये, और वो जो चीज है, वो चीज जो है, वो चीज दोनों की एक ही हो, वो चीज दोनों की एक ही हो। बोले कि ऐसा कैसे? मैंने कहा राम और ये है सीता। तो मैं ये बताना चाहता हूं राम और सीता के बेटे। देखना एक बार, ये गौर से समझिएगा इस चीज को। ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैंने कहा राम और सीता के बच्चे, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं ये राम और सीता के बच्चे। तो मैं कैसे लिखूं इसको? ये देखिए मैंने लिखा राम एंड सीता के बच्चे। तो के आ रहा है ना, बिल्कुल संबंध शो करना है, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ये तो कन्फर्म है क्योंकि जीवित चीज है। तो अब देखिए मैंने कहा
कि अपोस्ट्रोफी मैं कर देता हूं 1 मिनट के लिए एस का यूज। ये एक तो सेंटेंस ये है। अब इसका अर्थ पता है क्या निकल रहा है? ये इसका अर्थ है कि पति पत्नी है तो इनके जो बच्चे हैं दोनों के हैं बच्चे, तो ये तो मतलब ये किस चीज को शो कर रहा है? ये एक ही चीज का बोध करा रहा है हमें। ये यहां जो नंबर 1 पर है, जो बेकरी की दुकान है, वो करीम और सलीम की कितनी है? एक ही है। ये कितनी है? एक ही। मतलब जो बेकरी की दुकान है वो दोनों की है ये, एक तरह से। ये नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है पता है? यहां एक नहीं है। जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो इसका मीनिंग पता है क्या निकल रहा है? इसका अर्थ यह निकल रहा है कि करीम का पेन और सलीम का पेन। तो अब बोले कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा उठेगा? ये वो ऐसा उठेगा कि जब कोई दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और वो दोनों आपस में क्लोजली कनेक्ट हो और फिर मुझे संबंध शो करना हो, ये तो उस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल और केवल सेकंड वाले के साथ आएगा। मैंने कहा दो नाउन एंड से कनेक्ट है और दोनों के दोनों क्लोजली कनेक्ट है, दोनों के दोनों क्लोजली कनेक्ट है। बोले सर ये हमें कैसे पता चलेगा? वो सेंटेंस का जो मीनिंग होगा ना, ये उससे निकल कर आएगी वो चीज, ये कि वो क्लोजली कनेक्ट है या नहीं है। ये चीज वहां से कनेक्ट आएगी, मतलब एक तरह से वहां से हम पता लगा पाएंगे। और इसका कोई रूल नहीं है ऐसा कि क्लोजली कनेक्ट हम कैसे पहचाने, वो केवल सेंटेंस जो आएगा ना उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्लोजली कनेक्ट है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि राम और श्याम के बेटे, तो पता है क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि राम और सीता जो है ना, ये राम और सीता से ही है, दोनों से क्लोजली कनेक्ट है कौन? ये। तो दोनों के ये एक ही चीज का बोध करा रहा है यहां पर ये। तो इसका मतलब है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करोगे? सेकंड वाले के साथ ही। लेकिन अगर अलग अलग कराता तो उस कंडीशन में हम अलग अलग यूज करेंगे, ये हम अलग अलग यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखाई है करीम एंड सलीम्स पेन, ये लिखा मैंने यहां पर। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? करीम का पेन अलग, सलीम का पेन अलग। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस एक के साथ ही होता तो उस कंडीशन में दोनों का पेन एक, ये इसका मीनिंग निकलता है। ये अब एग्जाम में क्या करेगा? वो आपको मीनिंग देगा और आपको ये पहचानना है वहां पर कि ये क्लोजली कनेक्ट है या नहीं है। और अगर है तो आप अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे केवल और केवल सेकंड वाले पर। अगर क्लोजली कनेक्ट नहीं है तो आप दोनों पर यूज कर दीजिए, वो भी आपका सही है। ये एक बीमारी नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको लिख लीजिएगा आप एक बार, ये पहले इन 3 सेंटेंस को, ये एक ये और एक ये 3 सेंटेंस। ये मीनिंग आपको पता चली गया कि मीनिंग कैसे निकलेगा इनका। ये जब क्लोजली कनेक्ट है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज सेकंड वाले पर करते हैं ये, और क्लोजली कनेक्ट नहीं है तो दोनों पर ही हम यूज करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे देखना आपको क्या पता चलता है। आई विजिटेड राम एंड राम्स, ये राम्स है फिर एंड है यहां पर, सीताज हाउस twice, but the couple found absent। ये एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सी और फिर है अपने पास में
नो एरर डी। अब आपको यह पता करना है कि इस सेंटेंस में कि ये क्लोजली कनेक्ट है। अगर क्लोजली कनेक्ट है मतलब ये जैसे घर है नहीं है, अगर इन दोनों का घर अगर अकेला है तो आप यूज करेंगे लास्ट वाले के साथ, दोनों का घर अगर अलग अलग है तब आप दोनों के साथ रहने दीजिए। पता करना है आपको सेंटेंस के मीनिंग से। ये देखिए मैंने कहा कि मैंने विजिट किया राम और सीता के घर को कितनी बार, 2 बार, लेकिन जो कपल था ना ये वो फाउंड एब्सेंट, मतलब क्या मुझे अनुपस्थिति ही मिला। अब ये कह रहा बट द कपल, कपल मतलब क्या, ये पति पत्नी है, तो पति पत्नी ऐसा तो है नहीं कि क्या इनका घर अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है कि घर कितना होगा इनका, एक ही होगा, दोनों का घर क्या होगा, एक होगा, आपस में क्लोजली कनेक्ट है एक तरह से ये, मतलब पति पत्नी है तो घर कितना, एक ही तो हुआ एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यह निकला कि मैं अपोस्ट्रोफी का कहां यूज करूंगा, मैं यहां यूज नहीं करूंगा, मैं अपोस्ट्रोफी का यूज यहां करूंगा सेकंड वाले पर। ये तो ये किससे पता चलेगा, सेंटेंस जो आएगा नहीं है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहां से ये कि क्लोजली कनेक्ट है या नहीं है। तो क्लोजली कनेक्ट है अगर ये, जैसे मैंने कहा कि जो कपल था, अब कपल बता ही दिया यहां पर, ये तो कपल आप जानते हैं पति पत्नी है, और पति पत्नी है तो घर तो एक ही हुआ नहीं है, घर एक हुआ, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज करोगे, सेकंड वाले के साथ। ये किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, ना कि फर्स्ट वाले के साथ। हाँ अगर इस सेंटेंस से हमें पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा का मतलब ये है कि जैसे हमें ये पता चलता कि हो सकता है सर ये अलग अलग हो, ये अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के साथ सही माना जाता है ये। तो एग्जाम में ये बिल्कुल क्लियर कर देता है सेंटेंस के अंदर कि हाँ ये क्लोजली कनेक्ट है या नहीं है। उसके बाद लिखिएगा कुछ फ्रेज होती है जिनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं ये, जैसे कि एक तो मैंने आपको पहले बताई है ये एट ए स्टोन्स थ्रो। तो देखिए यहां किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। ये एक है एट वंस विड्स एंड, देखिए यहां भी किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। ये फिक्स से ध्यान रखिएगा ये, और एक कर देता हूं मैं ये डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। तो ध्यान रखिएगा यहां भी अपोस्ट्रोफी एस आता है और इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस आता है। ये कुछ ईडियम्स हैं ये। पवन कुमार 15 से आगे की ईडियम का पीडीएफ कब तक डाल दिया जाएगा, कल तक डाल दिया जाएगा। टोटल ईडियम्स की जितनी भी क्लास है कोशिश करेंगे 29, 30 तक की मैं कोशिश करूंगा कि सारी ईडियम्स की जो पीडीएफ है वो कल डाल दी जाएगी ये। और 27, हाँ 27 उसकी क्लासें हो चुकी है, लेकिन 30 तक की पीडीएफ जो है आपकी अपलोड भी कर दी जाएगी और जो ग्रुप है उसके थ्रू भी सेंड कर दी जाएगी ये। और नेक्स्ट डे मतलब कि कल के बाद परसों जो है आपकी ये जो डायमंड रूल्स की वाली जो डायमंड रूल्स की है वो भी डाल दूंगा, और उसके साथ साथ में डायमंड रूल्स की जो अलग से आप प्रैक्टिस करना चाहे तो एडवांस में हम वो सीट भी डालने वाले हैं ये। तो देखिए मैंने कहा एट अ स्टोन्स थ्रो एट वंस विड्स एंड डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। ये हालांकि पूछी हुई नहीं है, लेकिन कभी कभार जब सेंटेंस में आ जाती है तो हमारा दिमाग घूम जाता है ये। मैंने कहा ना कि जब डीपली जाते हैं तो दिक्कत यही होती है, फिर ये जब पता नहीं होता तब ये। मैंने कहा स्टोन्स में ध्यान रखें यहाँ अपोस्ट्रोफी एस आता है, विड्स में भी आता है, डॉट योर आईज, ऐसे कई इडियम्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली ज्यादा जो रिपीट होती है नंबर 1 और नंबर 2 ही हुआ करती है ये। पवन कुमार ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दीजिए सर, ये मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ये मैं ऐड कर दूंगा। ये हो सकता है शायद आप ऐड होंगे मेरे हिसाब से। तो ये तो देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो एट वंस विड्स एंड डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। ये तो ये है अपनी कुछ इडियम्स जिनके साथ हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। तो आप लिख लीजिए एक बार, हो सकता है एग्जाम में ये रिपीट कर दें। तो अपोस्ट्रोफी एस जो अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो यहां तक उठाता है ये। एक लास्ट और हम देखेंगे
हालांकि उससे रिलेटेड उठाया नहीं करता, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उठा ले, तो हम उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। ये तो देखिए मैंने कहा अब तक क्या पढ़ा, पहले वो चीज देख लेते हैं एक बार। ये अब तक हमने अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है। ये मैंने कहा सजीव से, सजीव मतलब कि जीवित है एक तरह से। ये जो जीवित है, जीवित के साथ हम यूज कर रहे थे अपोस्ट्रोफी एस का, निर्जीव के साथ यूज कर रहे थे ऑफ का। अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसका एंड अगर एस से है तो केवल यूज कर रहे थे हम ये, लेकिन अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसके एंड में एस नहीं है तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। वन ऑफ वाला रूल मैं आपको बता चुका हूं अपोस्ट्रोफी का यूज उसमें कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ये लगातार दो नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ऐसे बार बार उठाता है। 5 पॉइंट वो थे जो एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते हैं। ये इतना तो हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले जो क्लास हुई वो ये। फिर इसके बाद हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, और आगे क्या बढ़ाया, जैसे हमने इसी को बढ़ाया। ये पहले वाला जो रूल था ना, ये इसी को, ये कैसे बढ़ाया पता है, ये हमने बढ़ाया ऐसे, कैसे, ये वन और बड़ी वाला, ये इसी के थ्रू बढ़ाया। ये इसमें क्या किया हमने, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। मैंने कहा लेकिन अगर एल्स का यूज हो तो हम किसके साथ यूज करेंगे, हम यूज करते हैं एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी। फिर थोड़ा हम आगे चले और यहां से एक रूल बना दिया इस जगह से, ये क्या, वो थिंग वाला, ये कि थिंग के साथ किसका यूज कर रहे थे आप, ऑफ का यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे वो सारी चीज हम देख चुके हैं। ये यहां तक का पॉइंट क्लियर। फिर हम थोड़ा सा जब आगे चले तो हमने क्या देखा कि जैसे कि एंड से कनेक्ट है कोई दो नाउन, ये ठीक है, और इनका मुझे कोई भी, जैसे घर है, पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज है, कोचिंग वगैरह कोई भी चीज हो इन दोनों की, अगर दोनों की एक ही है कोचिंग तब आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज यहां करेंगे। और मैंने कहा दोनों की अलग अलग कोचिंग है तो आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। यह हमें पता चलेगा केवल और केवल सेंटेंस के थ्रू। ये हमने इतना देखा। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि ईच अदर और वन एनोदर। ये मैंने कहा ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर इससे पूछ ले। ईच अदर और वन एनोदर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा कि ईडियम फ्रेजेस, जो हम ईडियम फ्रेजेस वाली क्लास में पढ़ रहे थे, ये उनसे वहां से हम कुछ ईडियम फ्रेजेस उठा लेते हैं। और जब आप ईडियम फ्रेजेस की क्लास ले रहे हैं तो हाँ गौर कीजिएगा कि वहां कहां पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है। हालांकि ऐसे गौर ऐसा नहीं करना है कि कल से ही बैठ गए और सीधा मैं देख रहा हूं कहां का, नहीं, पढ़ते पढ़ते ही बस वहां से याद होती जाती है। ज्यादा जो रिपीट होती है वो कौन सी है, मैंने कहा एट ए स्टोन्स थ्रो, या एट वंस विड्स एंड, या डॉट योर क्रॉस आईज एंड डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। ये ऐसी इडियम्स जो है जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट होती है। इतना हमने अब तक ये इस क्लास में कर चुके हैं। ये अब मैंने कहा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ये, और आगे बढ़कर ये देखते हैं कि अब देखो एग्जाम के हिसाब से तो आपका पूरा पॉइंट यहां तक क्लियर है, इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक लेवल सा बना देता है नहीं, हालांकि लेवल कह भी नहीं सकते उसको ये, और कह भी सकते हैं हम ये, तो मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, भले ही वो निर्जीव या कुछ भी काम करे एक तरह से, लेकिन वो कौन कौन सी होती है हम देखते हैं। मैंने कहा समय, मैंने कहा समय मतलब कि टाइम, मैंने कहा जगह मतलब कि स्पेस, और मैंने कहा भार मतलब कि वजन, मतलब कि वेट, मतलब कि वेट। इनके साथ हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। कैसे यूज करते हैं देखिए, मैंने कहा सबसे पहले किसको ले बताइए, हम वजन को लेते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि 1 किलो का वजन है इसमें, ये कितना है, 1 किलो का वजन है ये। या मैं यूं बोलता, बोले कितना वजन है, बोले 1 ग्राम वजन है इसमें, ये कितना है, 1 ग्राम का वजन है इसमें, ये तो ये लो ग्राम का ये। या मैं बोलता कि जैसे कि 1 टन का है इसमें, ये कितना है, 1 टन का ये। तो वजन, जगह और स्पेस को शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये हो सकता है कभी कभार ऐसा चांस बन जाए कि इसे उठा लिया जाए। अब बोले समय कैसे, समय का मतलब जैसे मैं कहता कि 1 दिन की छुट्टी, कितनी, 1 दिन की छुट्टी, तो कैसे बोलूंगा इसको, अ डैज लिव। मैं बोल देता 1 घंटे की छुट्टी, एन आवर लिव, ऐसे तो बोलूंगा। और जो मैंने यहां लिखा है ना ये पॉइंट, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, ये हुआ है, यहां से ध्यान रखिएगा, ये और ये टोन वाला ये, हालांकि हो कोई सही है
लेकिन अगर हमें ये चीजें पता होती है नहीं कौन सा रिपीटेशन में ज्यादा होता रहता है ये, तो उससे फायदा ये होता है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये, तो हमारा आंसर बिल्कुल विद इन सेकेंड के अंदर आता है ये इन चीजों का ये फायदा है, इसे आप रटना नहीं बोल सकते ये। तो मैंने कहा जैसे एन आवर्स ले हुई है। अब बोले कि बचा कौन सा, जगह वाला बचा ही है। तो बोले जगह कितनी है, बोले यार इसमें जगह इतनी है कि एक नाव आ सकती है, ये कितनी, एक नाव ही है। तो देखिए या तो एक नाव की जगह ही है, तो देखना ए बॉर्ड्स लेंथ, कितनी, ए बॉर्ड्स लेंथ मतलब कि जगह। और या मैं बोल सकता हूं जैसे कहते नहीं यार एक सुई का जो पॉइंट है ना वो आ सकता है एक तरह से ये, तो ए निडल्स पॉइंट, ए निडल्स पॉइंट। तो समय, भार और जगह, इन तीन चीजों को शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इनमें ये ज्यादा रिपीट होता है, हालांकि अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता नहीं है, लेकिन केवल आर्टिकल से रिलेटेड उठाया करता है यहां पर, इससे कही है। तो एन आवर्स ले मतलब 1 घंटे की छुट्टी है, 1 दिन की छुट्टी है, तो ये समय को शो कर रहा है। जब वजन को शो करता है तो वहां यूज करते हैं हम किसका, वो अपोस्ट्रोफी एस का, किलोग्राम, टोन जो भी है एक तरह से ये। फिर मैंने कहा कि जैसे कोई जगह को शो करता है ये, स्पेस को शो करता है ये, तो उस कंडीशन में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इस चीज को आप लिखिएगा, हो सकता है ये आगे चलकर ऐसा क्वेश्चन बना दे। हालांकि मैं बता दूं आपको सीडीएस में तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ये, या तो सीडीएस में या बैंक के अंदर ही है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने बुक बनाई थी तो उसमें शायद मैंने क्वेश्चन देखा था ऐसे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है ये। वहां ऐसा ही था केवल डायरेक्टली ये कि यहाँ ये अपोस्ट्रोफी का यूज किया हुआ नहीं था, जबकि जरूरत यहाँ पड़ती है हमें, मतलब हम यूज करते हैं किसका, अपोस्ट्रोफी एस का ये। तो आप इसको लिख लीजिएगा एक बार, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या कुछ और भी रूल बनते हैं या फिर यहाँ तक ही हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद में हम एक पॉइंट और देखेंगे, और वो कई बुकों में लिखा हुआ है लेकिन उससे सही ढंग से उसे समझाया नहीं गया है ये, कि वो क्या चीज है और कैसे उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। पहले आप एक बार इसको समझिए, ये इसको लिखिएगा। ये अगर समझ में आया है, नहीं समझ में आया हो यहां तक का पॉइंट, तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं अभी ये। और अगर जो ऑफलाइन देखते हैं अगर उनके समझ में ना आए कोई भी पॉइंट कहीं पर भी है, तो आप मुझे, मेरे जो नंबर दिए हुए हैं आपको मैं काफी बार दे चुका हूं, उसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन मेरी कंडीशन ये होगी कि क्लास देखने के बाद ही आप मैसेज करें, बिना देखे मत करना ये, क्योंकि आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले में 15 दिन से इतना परेशान हो रहा हूं ये, कि कई बच्चे सीधे ही क्वेश्चन, क्लास देखिए नहीं, बोले कि सर 28वां क्वेश्चन बता दो, 29वां क्वेश्चन बता दो। अरे क्लास तो देखो आप, ये क्लास में अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मेरे पास में आइए। एक ने तो हाथ ही करती बोली सर मैंने 37 क्लास देख ली, उसका नाम तो मैं लूंगा नहीं यहां पर क्योंकि वो भी क्लास देखेगा ये, तो बोले कि 37 क्लास मैंने देख ली, और 38वीं क्लास में सर मुझे, बोले 2 शब्द मुझे याद थोड़े कम हुए, बोले तो मैं क्या करूं। तो मैं ऐसा मैसेज का कोई रिप्लाई करूंगा कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। इससे क्या होगा कि कोई जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जेन्युइन जो स्टूडेंट होगा, मैं उसका भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं फिर ये, क्योंकि फिर मेरा भी दिमाग खराब होता है, क्योंकि इतना ही मुझे टाइम मिल पाता है ये। आपको पढ़ाने के लिए कितना टाइम मिलता है, ये मेट्रो में आता हूं जाता हूं, बस वहां से थोड़ा पढ़ लेता हूं और आपको पढ़ा देता हूं ये। लेकिन हाँ, घास नहीं काटूंगा ये मेरी कंडीशन है कि मैं भले में कम पढ़ा दूं लेकिन घास नहीं काट सकता ये। तो आप ये थोड़ी सी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर ना भेजिए कि मैंने 38 तो क्लास कर ली, पता नहीं 37 क्लास कर ली, और 2 वर्ड में थोड़े मुझे कम याद हो रहे हैं। मुझे 37 क्लास तक मुझे मजा आया, केवल 38वीं क्लास में ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि क्या ऐसा मैसेज करोगे फिर मैं उसका रिप्लाई करूं, ना करूं तो मैं मर रहा हूं, कर रहा हूं तो मैं मर रहा हूं ये, और उससे मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर क्लास लेते हैं फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन फालतू के क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पर आप मुझे ना भेजिए। अब मैंने देखा यहां पर ये कि मैंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट है जो बुकों में लिखा हुआ तो है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है ये। मैं आपसे ही पूछता हूं ये कि क्या आपने कभी मानवीयकरण सुना है क्या नाम? ये देखना एक बार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैंने कहा मानवीयकरण, ये मानवीयकरण मतलब हिंदी में तो ये है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। अगर सुना हो आपने तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है ये। मतलब इसके साथ जो है
एक रूल ऐसा बना हुआ है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं ये। तो क्या आपको पता है क्या होता है मानवीयकरण करना, मतलब कि पर्सनिफिकेशन करना? ये तो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है यहां से ये, और एग्जाम में इसे उठाया गया है ये। क्या किसी को पता है क्या होता है पर्सनिफिकेशन? देखिए, कोई भी निर्जीव चीज होती है ना, ये कोई भी चीज हो निर्जीव है, उसको मतलब कि ऐसी एबिलिटी दे देना, उसको ऐसी एबिलिटी दे देना कि जैसे कि हम करते हैं ना कोई काम, ये वैसा वो करे, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन बोलते हैं, मतलब कि मानवीयकरण। ये मैंने कहा कोई निर्जीव चीज है और उसको ऐसी क्षमता दे देना जैसे कि हम करते हैं। सपोज कि जैसे कि मैंने कहा मुझे गुस्सा आता है, ये मुझे गुस्सा आता है, अब मैं क्या करूंगा? बोले कि गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कि आग की तरह, मतलब गुस्सा जैसे कि गर्म होता है ना एक तरह से। अब मैं इसका पर्सनिफिकेशन किसके साथ करूं? ये सूर्य के साथ कर देता हूं मैं ये। तो देखिए मैंने कहा सूर्य, सूर्य मतलब कि सन। ये अब पर्सनिफिकेशन का मतलब समझिएगा, ये आपको मैं ये शब्द करवा चुका हूं पहले, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये करवा दिया मैंने ये। अब मैंने कहा कि क्या होता है मानवीयकरण, ये रूल लिखा हुआ है, हर बुक में लिखा हुआ है। मैंने कहा स्काई वीप, मैंने लिखा नेचर्स लव। और समझ रहे आप क्या कहना चाह रहा है इस चीज को? ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई निर्जीव चीज है और उस निर्जीव चीज को आप ऐसी एबिलिटी दे दे, ऐसी क्षमता उसमें दे दें जिससे कि जैसे हम काम करते हैं ना, ये जैसे ह्यूमन काम करता है, मानव काम करता है, वैसे वो करने लगी है। जैसे मैंने कहा कि स्काइज वीप, समझ रहे क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ समझ रहे हैं कैसे निकल रहा है? अब एक चीज और बताऊं मैं यहां से, ये मानवीयकरण जो करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? ये जैसे मैंने कहा लव का मतलब होता है प्रेम, प्यार। फरी का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। किसकी तरह? सूर्य की तरह। सूर्य से इसका हम लिंक कर सकते हैं। वीप का मतलब होता है रोना। बोले रोना कैसे? जैसे हम रोते हैं क्या, तो आंसू आते हैं। आसमान जब रोता है तो बारिश, मतलब वही पानी। प्यार किससे? प्रकृति से। है प्रकृति से प्रेम। ये तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये मानवीयकरण बोलते हैं। ये जैसे मैंने कहा स्काइज वीप, ये मैंने ये बोला मतलब क्या, मैंने आसमान को ये एबिलिटी दे दी कि वो चिल्ला सकता है, वो रो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? मानवीयकरण बोलते हैं। और जब निर्जीव चीजों का जब मानवीयकरण किया जाता है उस कंडीशन में मैंने कहा अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये थोड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझेंगे ना आप, ये गहराई में थोड़ा सा जा करिए तो आपको एहसास होगा वास्तव में बहुत इजी चीज है। ये बुकों में इतना ही लिखा रहता है मानवीयकरण करने के सेंस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, और हम भी रट लेते हैं कि मानवीयकरण, हाँ मानवीयकरण ऐसे होता है, जबकि होता कैसे वो चीज तो पता चली है। मैंने कहा फर्री का मतलब गुस्सा। आपने सूर्य को ऐसी एबिलिटी दे दी कि जिससे वो गुस्सा करे, किस अपनी तरह एक तरह से। ये तो सूर्य आग बरसाता है ना एक तरह से क्रोधित अवस्था में, ये तो ये वही तो सेंस निकल रहा है इसका। ये तो मानवीयकरण करने के सेंस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, बस यही इसका एक पॉइंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन, कैसा है क्वेश्चन उठा ले ये, लेकिन ऐसा इनका हम मानवीयकरण किया करते हैं। ये तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। तो मानवीयकरण जो करते हैं वो ऐसे किया करते हैं, निर्जीव चीजों के अंदर हम कोई ऐसी चीज उसमें डाल दे, उसको ऐसी एबिलिटी दे दे कि जिससे कि वो मानव की तरह कार्य कर सके। ये तो उसको बोलते हैं बेसिकली पर्सनिफिकेशन, मतलब कि मानवीयकरण। ये तो यहां हम यूज किसका करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ये एग्जाम में शायद हो सकता है नेचर वाला कोई पूछा हुआ हो, तो मुझे पता नहीं, बाकी तो पूछा हुआ है नहीं, हो सकता है आगे चलकर पूछ लिए। तो इसलिए हमें पहले से थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल लेकर चलते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसको उतारिएगा और फिर देखते हैं कि कुछ और अगर रूल है तो हम समझ लेते हैं। और एक लास्ट रूल हम देखेंगे, एक होता है हिसिंग साउंड। ये लास्ट पॉइंट हम देखेंगे। ये हालांकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एक पॉइंट है वो बार बार थोड़ा रिपीट होता है। ये हिसिंग साउंड, ये HISSING कि क्या होता है हिसिंग साउंड? ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो इसके दायरे में नहीं आता है। ये हिसिंग है, HISSING हिसिंग साउंड। ये तो इसको बोलते हैं बेसिकली सिस्कार ध्वनि। ये सिस्कार ध्वनि। अब बोले कि क्या होता है हिसिंग साउंड? ये सारी चीजें हम छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये अगर आपको पता हो तो हम पढ़ा करते थे, वो कंठ ध्वनि नहीं निकलती थी, कंठ ध्वनि,
तालु ध्वनि, अगर आपने पढ़ी हो एक तरह से ये, तो ऐसे ध्वनि निकला करते तो वहां भी हम पढ़ा करते थे सिस्कार ध्वनि। ये वो ध्वनि होती है जब किसी वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये तो हमें क्या, जैसे कि जो एस होता है ना, ये जो एस होता है उसको थोड़ा लंबा बोलते हैं एक तरह से हम, ये जैसे कि पीस, ये देखो सिस्कार रहा है ना एक तरह से, ये पीस, गॉडनेस, मतलब लास्ट में एस आ रहा है ना, उसको मतलब ऐसे सिस्कारते हुए बोलना। ये उस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्या, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। मैंने कहा हिसिंग साउंड का मतलब यही होता है। मैंने कहा जैसे पीस, तो आ रहा है ना साउंड जैसे पीस, तो लास्ट में एस जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा लंबा बोलना है एक तरह से। ये मैंने बोला गॉडनेस, तो एस जो आ रहा है वो थोड़ा उसको लंबा बोलना है एक तरह से। ये वो होता है हिसिंग साउंड, ये सिस्कार ध्वनि जिसको बोलते हैं ये। तो इसको बोला करते हैं हम सिस्कार ध्वनि। हालांकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। ये मैंने कहा शांति के वास्ते, मतलब कि फॉर पीस सैक। ध्यान रखिएगा ये वर्ड अलग है यहां पर, ये कहीं इसको मत कर देना कि अपोस्ट्रोफी ऐसे ही है। तो देखिए मैंने कहा फॉर पीस, तो यहां क्या होगा, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। ये जैसे कि मैं बोलता फॉर गॉडनेस, तो इसमें केवल अपोस्ट्रोफी का ही यूज होता है ये। लेकिन अब क्वेश्चन ये तो नहीं पूछता है ये, लेकिन पूछता कौन सा, देखिए कि क्या ये सही है क्या। आप देखिएगा एक बार, ये भगवान के वास्ते गॉड सेक्स, गॉड्स सैक, ये है यहां पर आपके पास में। क्या वो सही था कि ये, देखिए ये सही है यहां पर, यहां तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज सही है और यहां केवल अपोस्ट्रोफी का यूज सही है। क्यों है उसका रीजन देखिएगा। क्या गॉड में कहीं आ रहा है हिसिंग साउंड, है गॉड के अंदर ये कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे ये। लेकिन इनमें आ रहा है ये पीस, गॉडनेस, तो एस सिस्कारना एक तरह से, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। ये तो यहां किसका यूज करेंगे, केवल और केवल इसी का यूज करेंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। लेकिन इसे आप एज ए स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही होता है, यहां मतलब अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो ये था अपना एक अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड पूरा पॉइंट। ये इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आपसे पूछेगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक दो पॉइंट और करेंगे। और एक दो पॉइंट का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास हम जब करेंगे, मतलब कि कल या परसों जब भी होगी, या तो कल या परसों होगी, तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, ये चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, और चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड हमारा 80 to 95% क्वेश्चन हमारे होने लगेंगे, चाहे वो कैसे ही घुमा देंगे, 80 to 95% ही। हालांकि अभी हमने ये देखा नहीं है कि नाउन को पहचाने कैसे एक तरह से, ये बस थोड़ा सा हमें इतना पता है कि कोई भी चीज का नाम होता है वो नाउन हुआ करता है। प्रोनाउन का हमने ये देख लिया कि इनको रिप्लेस करते हुए ऐसे बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, कैसे सब्जेक्टिव का यूज करते हैं, कैसे उनका ऑर्डर होता है, कैसे रिफ्लेक्सिव केस यूज की जाती है, वो सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं ये टोटल ये। और मैंने कहा कि दो क्लास, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 क्लास के बाद में लगभग 100% आप इन 3 टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये 3 टॉपिक से रिलेटेड, ये पैसिव वॉइस नरेशन हमारा पहले हो चुका है, और 3 से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे ये। और अगर अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर कुछ क्वेश्चन या तो अभी कर लेते हैं, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में